मूवी की शुरुआत कश्मीर की एक झलक से होती है। एक ऐसी जगह जिसे भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है, लेकिन इसी जन्नत जैसे जगह में आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं। बताया जाता है कि 1992 से 2006 तक यहाँ कई बड़े बड़े हमले हुए हैं और इन सब हमलों के पीछे एक ही नाम बार बार सामने आया, मोहसिन। हालांकि आर्मी के पास मोहसिन की कोई फोटो नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन हाल ही में आर्मी को एक अधूरी फोटो मिली है जिसमें एक आदमी का नाम लिखा है, काबिल भट्ट, और शक जताया जा रहा है कि यही काबिल असल में मोहसिन है। रिपोर्ट के मुताबिक काबिल इस वक्त पंजल जंगल के एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है। अगले दिन आर्मी उस सेफ हाउस पर अटैक करने का प्लान बनाती है। ऑपरेशन को लीड कर रहे होते हैं आर्मी ऑफिसर विजय। सभी जवान जंगल के उस सेफ हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी विजय को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो सबको बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सेफ हाउस में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें कई जवान घायल हो जाते हैं। विजय बहादुरी दिखाते हुए एक एक करके सारे आतंकियों को मार गिराता है। इस बीच काबिल अपने भाई आबिल को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजय उनके सामने आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम विजय की वाइफ मेहर को देखते हैं, जो एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है अपने पति के प्रमोशन के जश्न में, क्योंकि काबिल और आबिल को पकड़ने के बाद विजय का प्रमोशन हुआ है। उनके बेटे का नाम हरमन है, जो अपने पापा के लिए एक प्यारी सी स्पीच लिखकर लाता है, लेकिन हरमन को बोलने में दिक्कत होती है। वो हकलाता है और स्टेज पर स्पीच नहीं दे पाता। विजय को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसका बेटा कमजोर और डरपोक है, जबकि वो चाहता है कि उसका बेटा भी उसी की तरह निडर और बहादुर बने। हरमन की स्पीच सुनकर विजय शर्म के मारे वहां से चला जाता है। मेहर को ये बात बुरी लग जाती है और वो जाकर अपने बेटे को समझाती है कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हरमन के दिल में ये बात बैठ जाती है कि उसके पापा उसे पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर विजय भी दुखी होता है और उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विजय भी बचपन में डरपोक और कमजोर था। उसके पिता उसे समझाते थे कि जब तक वो खुद को मजबूत नहीं बनाएगा तब तक आर्मी में भर्ती नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसने खुद को बदला और आज वो एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा कभी आर्मी में जा पाएगा या नहीं। अगली सुबह विजय को एक अनजान फोन से कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि अगर उसने काबिल और आबिल को छोड़ा नहीं तो बुरा अंजाम होगा। विजय मना कर देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि काबिल ही मोहसिन है। तभी वो आदमी फोन पर हरमन का नाम लेता है और कॉल काट देता है। विजय घबरा जाता है और पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने निकलता है। उसे पता चलता है कि हरमन आर्मी कैंप में बाकी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। राहत की सांस लेते हुए विजय वहां पहुंचता है। तभी एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है उस्मान, जिसकी बेकरी की दुकान है। वो बताता है कि आपका बेटा हरमन इस वक्त शोएब के साथ क्रिकेट खेल रहा है। विजय पहली बार उस्मान को उस इलाके में देख रहा था। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। फिर वो अपने बेटे हरमन को लेकर वापस अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे ऑफिस से अहमद का फोन आता है। अहमद बताता है कि काबिल से पूछताछ में कुछ भी हाथ नहीं लगा, इसीलिए अब उसके भाई आबिल से पूछताछ करनी होगी। विजय पहले काबिल से मिलने जाता है और सीधे पूछता है कि वो मोहसिन है या नहीं, लेकिन काबिल साफ कहता है कि वो मोहसिन नहीं है। इसके बाद विजय आबिल पर दबाव डालना शुरू करता है टॉर्चर के जरिए। आबिल की चीखें सुनकर काबिल गुस्से में पागल हो जाता है और विजय को धमकी देता है कि अगर उसके भाई को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विजय आदेश देता है कि काबिल को कुपवारा कैंप में शिफ्ट किया जाए और आबिल को यहीं रखा जाए। ये सुनते ही काबिल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे जबरन कुपवारा ले जाया जाता है। उधर मेहर और हरमन पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं। हरमन अपनी माँ को बताता है कि शोएब ने उसे क्रिकेट खेलना सिखाया और अब वो उसके साथ बेकरी में काम भी सीख रहा है। उसका सपना है कि वो बड़ा होकर शोएब के जैसा बेकरी चलाए। मेहर अपने बेटे को उसके पापा की पुरानी सोने का चैन पहना देती है और दोनों पार्टी में निकल जाते हैं। पार्टी में शोएब गाड़ी में बेकरी का सामान रखवा रहा होता है। तभी वो हरमन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जरा कुछ सामान गाड़ी से निकाल दो, लेकिन जैसे ही हरमन गाड़ी में जाता है शोएब उसे अंदर बंद कर देता है, यानी कि ये पूरा प्लान हरमन को किडनैप करने के लिए था। इधर अहमद आबिल से पूछताछ करता है और आबिल डर के मारे सब कुछ उगल देता है कि अगला कदम क्या होने वाला है। अहमद तुरंत जाकर ये बात विजय को बताता है। विजय समझ जाता है कि उसका बेटा खतरे में है। वो बिना देरी किए सीधा उस्मान की बेकरी की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि उस्मान अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा है। विजय उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। उसी वक्त आर्मी के एक सोल्जर को शक होता है कि गाड़ी में कोई खतरनाक चीज है और वो उस पर एक मिसाइल फायर कर देता है और गाड़ी जोरदार धमाके से उड़ जाती है। विजय ये देखकर हैरान और टूट सा जाता है। उसे लगता है कि उसका बेटा उस गाड़ी में ही था और वो अब मर चुका है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हरमन उस गाड़ी में नहीं था। असल में शोएब हरमन को लेकर दूसरी गाड़ी में भाग गया था। ये बात जब मेहर को पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और विजय से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाती है, चाहे इसके बदले में काबिल और आबिल को रिहा ही क्यों ना करनी पड़े।
थे। उसी वक्त अहमद आता है और बताता है एक खबर मिली है, कोई मोहसिन नाम का आदमी सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त है कि काबिल और आबिल को छोड़ना होगा। विजय को यकीन है कि ये सब एक ट्रैप है, क्योंकि असली मोहसिन वही काबिल है और ये सरेंडर वाली बात एक चाल है ताकि दोनों भाई छूट जाएं। थोड़ी देर बाद विजय को फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन करने वाला साफ कहता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना है तो काबिल और आबिल को छोड़ दो, लेकिन विजय मना कर देता है क्योंकि उसके लिए देश की सलामती सबसे ऊपर है। विजय को अचानक अपने बेटे हरमन की आवाज सुनाई देती है, जो डर के मारे मदद की गुहार लगा रहा था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए दिल भारी होते हुए भी विजय मजबूरी में आदिल और काबिल को बॉर्डर के उस पार लेकर जाने लगता है। बॉर्डर पर दुश्मनों के लोग आदिल और काबिल को लेने आते हैं, लेकिन विजय जानता है कि अगर उसने इन दोनों को छोड़ दिया तो ये देश के साथ गद्दारी होगी, इसलिए अचानक वो दोनों के ऊपर गोली चला देता है। भारी गोलीबारी होती है जिसमें आदिल की मौत हो जाती है और काबिल मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। घर लौटने पर मेहर देखती है कि उसका बेटा हरमन अब तक वापस नहीं आया। वो टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी विजय को एक बार फिर अनजान नंबर से एक आदमी का फोन आता है। इस बार फोन पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। विजय समझ जाता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह करते करते अब 8 साल बीत जाते हैं। एक दिन वही अनजान आदमी एक मैसेज भेजता है आर्मी ऑफिसर अहमद को कि पुरजंतपुर नाम की जगह पर बहुत सारे लोगों को बंदी बना के रखा गया है। पूरी आर्मी टीम तुरंत वहां पहुंचती है और बंदियों को छुड़ा लेती है। बचाए गए हर इंसान का नाम और पता रिकॉर्ड किया जा रहा था। विजय अहमद से कहता है कि पता लगाया जाए कि यह जानकारी देने वाला अनजान आदमी कौन है। तभी बंदियों के लिस्ट में एक नाम लिखा होता है हरमन। ये नाम सुनकर विजय चौंक जाता है। उसी वक्त वो हरमन को अपने ऑफिस लेकर आता है। वो भरोसा नहीं कर पा रहा था, उसका बेटा लौट आया है, लेकिन उसकी शक्ल में कुछ अलग नजर आ रहा था। पर हरमन अपने पिता को पहचान जाता है। विजय मेहर को ऑफिस बुलाता है और उसे हरमन से मिलवाता है। मेहर 8 साल बाद अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो पूरे दिन उसका ध्यान रखती है। एक दिन विजय चुपचाप हरमन के कमरे में जाता है और देखता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के गहरे निशान भी होती हैं। थोड़ी देर बाद हरमन तैयार होकर बाहर निकलता है। विजय उसे पूछता है वो इतनी देर तक क्या कर रहा था। हरमन जवाब देता है मैं अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। विजय को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा हकलाता है और हमेशा उसे अप्पा कहकर बुलाता है, लेकिन अब वो डैड कह रहा था, वो भी बिना हकलाए बात कर रहा था। इससे विजय को शक होने लगता है कि कहीं ये उसका असली बेटा है भी या नहीं। उसे और भी ज्यादा शक तब होता है जब वो देखता है कि हरमन ने अपने लैपटॉप का पूरा ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर दिया है। रात को खाना खाते वक्त विजय हरमन से पूछता है इन 8 सालों में तुम कहाँ थे। हरमन जवाब देता है मैं खोश नाम के जगह पे था, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। वहाँ बहुत सारे और लड़के भी थे और एक चाचा भी थे, उनका नाम टुंडा था। ये सुनकर मेहर विजय को शांत रहने को बोलती है, लेकिन विजय पूछता है अगर तुम्हें पहले 2 साल बांध के रखा गया था तो बाकी 6 साल तुम क्या कर रहे थे। हरमन इस सवाल पर कंफ्यूज हो जाता है और मेहर फिर से बात को टाल देती है और विजय से कहती है ज्यादा सवाल मत करो। रात को विजय चुपके से हरमन के कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक मोबाइल फोन मिलता है, जबकि हरमन ने पहले से कहा था कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। ये देखकर विजय का शक और बढ़ जाता है। इधर न्यूज चैनलों पर एक बड़ी खबर आती है, कश्मीर के एक इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इसके पीछे 6 लड़कों का हाथ है जो सरहद पार करके भारत में घुसे थे। ये खबर सुनकर हरमन के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसे घबराहट होने लगती है, जैसे कि वो किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। उधर आर्मी कमांडर कंवर इस हमले से बहुत नाराज होता है। अहमद उसे बताता है कि हमले के पीछे 6 लड़के थे और उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। कंवर फिर विजय को बुलाता है और कहता है कि कोशूर डैम का उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इसके बाद विजय अपने बेटे हरमन का मोबाइल अहमद को सौंप देता है और कहता है कि इसके अंदर जो भी डाटा है सब निकालो। उधर घर में हरमन नोटिस करता है कि उसका फोन गायब है। वो अपने पिता के कमरे में जाता है तो वहाँ उसे कई हथियार नजर आते हैं। तभी अचानक विजय कमरे में आता है और हरमन के ऊपर बंदूक तान देता है। विजय सीधा सवाल करता है तूने लैपटॉप का हिस्ट्री क्यों डिलीट किया। हरमन जवाब देता है लैपटॉप स्लो हो गया था, मैं बस गेम खेल रहा था। विजय फिर से उसे पूछता है फोन कहाँ से आया, जबकि हरमन पहले बोल चुका था उसके पास फोन नहीं है। तभी मेहर अंदर आती और बताती है वो मोबाइल उसने हरमन को दिया था। मेहर अपने बेटे को कमरे से जाने को बोलती है और तभी उसकी नजर विजय के डेस्क पर पड़ी डीएनए रिपोर्ट पर जाती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि हरमन विजय का ही बेटा है। ये देखकर विजय को गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो अपने बेटे पर ही शक कर रहा था। वो तुरंत हरमन के पास जाता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा और कभी उस पर शक नहीं करेगा। हरमन कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए और वो चाहता है कि पूरा परिवार मिलकर थोड़े दिन जंगल के पास वाले एक केबिन में छुट्टियां मनाने चले। विजय मान जाता है और अगले दिन तीनों तैयार होकर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि विजय के कमरे में जो हथियार रखे थे उनमें से एक बंदूक गायब
गायब है, यानी हरमन के पास अब एक बंदूक है। रास्ते में चलते वक्त हरमन काबिल को अपनी लोकेशन भेज देता है। यहाँ हमें बड़ा राज पता चलता है कि वो टुंडा चाचा जिसके बारे में हरमन हमेशा बात करता था, असल में वो कोई और नहीं बल्कि काबिल भट्ट है और इतने सालों तक वही हरमन को अपने पास छिपाकर पालता रहा। फ्लैशबैक में हरमन दिखता है जो खुद को रिहा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काबिल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसके पिता विजय किसी से कह रहे थे, मेरे लिए देश पहले है, बेटा बाद में। ये बात हरमन के दिल पे लगती है। तभी से उसने अपने पिता से नफरत करना शुरू कर दिया। काबिल उसे समझाता है कि अब उसका अतीत खत्म हो चुका है, उसका नाम अब हरमन नहीं बल्कि हारिस है और अब उसका एक नया मकसद है। धीरे धीरे काबिल उसे मानसिक रूप से बदलते रहता है और उसे एक हथियार बना देता है ताकि जब वक्त आए तो वो खुद अपने पिता विजय को मार दे। ये काबिल का बदला है अपने मरे हुए भाई आदिल का। हालांकि हरमन के मन में कहीं न कहीं अपनी माँ मेहर की यादें अभी भी जिंदा थीं। प्रेजेंट में केबिन पर विजय और हरमन एक साथ बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। उधर अहमद को मोबाइल से चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। अब उसके फोन पर कई कॉल्स आने लगी थी और सारी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। जब अहमद रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो दंग रह जाता है। वो तुरंत विजय को फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि वो परिवार समेत केबिन पर चला गया है। विजय फिर केबिन का फैक्स नंबर निकालता है और सारी रिकॉर्डिंग्स उसे भेज देता है, लेकिन उस वक्त तक विजय और हरमन बाहर घूमने निकल चुके होते हैं। मेहर जब फैक्स पढ़ती है उसमें साफ लिखा होता है, हरमन आज अपने पिता को मार डालेगा। मेहर ये सुनते ही डर से कांपने लगती है। अहमद तुरंत केबिन की ओर निकल जाता है। उधर हरमन अपने जेब से बंदूक निकालता है और विजय पर तान देता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसके पिता ने एक बार कहा था कि बेटा मर जाए चलेगा पर देश नहीं झुकना चाहिए। हरमन कहता है, टुंडा चाचा ने मुझे पाला, मुझे नाम दिया हारिस, उन्होंने मुझे मकसद दिया और उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने बाप को भी मार सकता हूँ। जैसे ही हरमन गोली चलाने वाला था तभी वहाँ मेहर पहुंच जाती है। गोली गलती से मेहर को लग जाती है और हरमन वहाँ से भाग जाता है और सीधा काबिल के पास पहुंचता है। उधर शोएब काबिल को बताता है कि हारिस यानी हरमन अभी भी कमजोर है और उसके दिल में अभी भी अपने परिवार के लिए कोमलता बची है, लेकिन काबिल को फर्क नहीं पड़ता। उसका इरादा सिर्फ एक है कि वो विजय को तड़पा तड़पा कर मारेगा। उसका मानना है कि अब विजय को वही करना होगा जो उसने 8 साल पहले किया था, या तो देश के लिए जिए या अपने बेटे को बचाए। इधर मेहर को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। मेहर अब यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा उसके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर कोई उसे बदल सकता है तो वो सिर्फ उसके पिता विजय ही बदल सकते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि 20 नवंबर को कोशूर डैम का उद्घाटन होने वाला है और उस मौके पर कश्मीर के सभी नागरिकों को इनविटेशन दिया जाता है। इस प्रोग्राम में कमांडर कंवर भी आने वाले हैं। ये बात काबिल सुन लेता है और अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर देता है। इधर विजय उद्घाटन के लिए सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रहा होता है। तभी उसे एक अनजान आदमी का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कल कंवर पर हमला होने वाला है। ये खबर मिलते ही विजय अलर्ट हो जाता है। जब कंवर डैम की तरफ जा रहे होते हैं, काबिल और उसके आदमी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तभी विजय अपनी गाड़ी से वहां पहुंच जाता है और हमले को नाकाम कर देता है। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। विजय देखता है कि उसका बेटा हरमन भी फौजियों पर हमला कर रहा था, लेकिन वो डर के मारे कांप रहा था। विजय चाहता है कि वो अपने बेटे को बचा ले, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। काबिल देखता है कि उसके सारे आदमी मारे जा रहे हैं, तो वो शोएब से कहता है हारिस जो कि हरमन है उसे लेकर वहां से भाग जाए। शोएब उसे लेकर भाग जाता है और काबिल भी अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश करता है, मगर विजय उसका पीछा करता और आखिर में उसे पकड़ लेता है। काबिल मुस्कुराता है और कहता है, इस जंग में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा खुद का बेटा है, अब फैसला तुझे करना है, देश या बेटा। उधर शोएब हारिस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से टुंडा चाचा मतलब काबिल पकड़ा गया। सब उसे मारने लगते हैं, लेकिन हारिस अपने बचपन की बातें याद करता है, कैसे सब उसे कमजोर समझते थे। वो गुस्से में आकर सबको मार देता है और कहता है, टुंडा चाचा ने जो काम दिया था उसे मैं पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए अपने बाप को ही क्यों ना मारना पड़े। विजय बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि शायद आज वो अपने बेटे को बचा सकता था, मगर मेहर कहती है तुम ही उसे बचा सकते हो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर उद्घाटन का दिन आ जाता है। लोग डैम पर इकट्ठा हो जाते हैं। कंवर भी पहुंच जाता है। तभी अहमद विजय को कॉल करता है और बता देता है कि फिर से अनजान आदमी का ईमेल आया जिसमें लिखा है कि डैम ब्लास्ट करने की तैयारी की जा रही है और काबिल का अड्डा भी बताया गया है। उधर एक अनजान आदमी कैंप में पहुंचता है और काबिल पर हमला करता है। ये कोई और नहीं बल्कि मेहर थी जो कभी मोहसिन थी। अहमद को काबिल के अड्डे से पता चलता है डैम को उड़ाने की जिम्मेदारी हरमन को दी गई है। ये सुनकर विजय हैरान रह जाता है। मेहर काबिल को मारने की कोशिश करती है, तभी काबिल उस पर हमला करता है। मेहर विजय को हरमन की लोकेशन मैसेज कर देती है। विजय जब वहां पहुंचता है, हरमन उस पर हमला कर देता है और बम एक्टिवेट कर देता है जो 5 मिनट में ब्लास्ट होने वाला था। बम पूरे डैम और आसपास के
इलाके में प्लांट किया गया था। उधर महर काबिल से पासकोड पूछती है जो बम डीएक्टिवेट कर सके। काबिल कहता है मैं सिर्फ अपने भाई से प्यार करता था। महर समझ जाती है कि पासकोड शायद आबिल है और वो जैसे तैसे विजय को ये पासकोड भेजती है, लेकिन तभी उसी वक्त काबिल उस पर हमला कर देता है। खून बहने लगता है मगर महर भी काबिल को मार देती है। उधर शोएब विजय को मारने ही वाला होता है कि तभी हरमन होश में आकर शोएब को गोली मार देता है। विजय हरमन को पासकोड बताता है और हरमन बम को डीएक्टिवेट कर देता है। महर मर जाती है लेकिन जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ जाती है जिसमें वो अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि वो मोहसिन थी, सरहद पार से आई थी। उसके पिता को आर्मी वालों ने मार दिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। लेकिन जब वो पहली बार विजय से मिली तब उससे प्यार हो गया और फिर शादी हुई। वो कहती है वो जानती थी कि अगर उसका अतीत सामने आ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और आज वही हुआ। लेकिन मरने से पहले वो लिखती है मैं तुम दोनों से हमेशा प्यार करती रहूंगी, विजय और हरमन। और इसी के साथ सरजमीन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।